जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज का ये लेक्चर जो है हमारे रीकैप के फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन है। हम पार्ट सेकंड में आगे कंटिन्यू करेंगे अपना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का रीकैप। पहले पार्ट में हमने देखा था कि हमने आईवीसी से यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पोस्ट मॉडर्न एम्पायर तक का पोर्शन कवर किया था। हमने रिकॉल किया था एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने आपको पूरा रिवीजन कराया था इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल पोस्ट मॉडर्न एम्पायर। अब हम पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के आगे बढ़ेंगे और पार्ट 2 में देखेंगे ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम गुप्ता एम्पायर टू साउथ इंडियन किंगडम्स। वो हमारा था क्रॉनिकल्स ऑफ सिविलाइजेशन। पार्ट 1 जो हमारा था उसका टाइटल था क्रॉनिकल्स ऑफ सिविलाइजेशन और पार्ट 2 का टाइटल है ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम गुप्ता एम्पायर टिल साउथ इंडियन किंगडम्स। तो इसे हम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिकैप का पार्ट है, ये जो रिकैप वाला लेक्चर है, इसमें आपको कोई नोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि नोट्स मैंने लेक्चर वाइज अलग अलग सेग्रीगेट करके आपको प्रोवाइड किए हैं हर लेक्चर में। तो नोट्स तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली ही पढ़ने पड़ेंगे और उनको बार बार रिवाइज करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। इस लेक्चर को आप रिविजन लेक्चर की तरह लेंगे और जल्दी से एक शॉर्ट, क्रिस्प और बहुत ही सिस्टमेटाइज्ड मैनर में एक एक इवेंट्स को रिकॉल करते हुए चलेंगे मेरे साथ। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम गुप्ता एम्पायर टू साउथ इंडियन किंगडम्स। ट्रांजिशन जो हुआ है पावर का गुप्ता एम्पायर से साउथ इंडियन किंगडम्स तक, ये पूरा लेक्चर उसी पे बेस्ड होगा। चूंकि हमने मौर्यन एम्पायर में देखा था, मौर्यन और पोस्ट मौर्यन एम्पायर में, कि कैसे एक एक्सटेंसिव साम्राज्य का विघटन हुआ था, एक बड़े साम्राज्य का विघटन हुआ और उसके बाद छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स का उसमें से ओरिजिन हुआ था, उदय हुआ था। उन रीजनल किंगडम्स के बाद एक बार फिर से पॉलिटिकल पावर यूनाइट हुई, पॉलिटिकल पावर सेंट्रलाइज हुई और उसमें से बनता है गुप्ता एम्पायर। उस सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर ने गुप्ता एम्पायर को जन्म दिया और ये सेंट्रलाइज्ड जो गुप्ता एम्पायर है ये आगे बढ़ता जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करता है इंडियन टेरिटरी में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और दोबारा से वही साइकिल शुरू होता है, यानी कि एक एक्सटेंसिव एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट और फिर धीरे धीरे उसका डिसइंटीग्रेशन छोटे छोटे रीजनल पावर्स में। सबसे पहले हम गुप्ता एम्पायर का ओवरव्यू लेते हैं। दिस एम्पायर फ्रॉम 320 टू 550 CE, ये जो पीरियड है 320 से 550 CE का, वो है गुप्ता एम्पायर का पीरियड। और जब हमने गुप्ता एम्पायर का लेक्चर किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है गुप्ता एम्पायर का पीरियड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं इस एम्पायर में, इस समय काल में हर तरह से एडवांसमेंट हम देख पाते हैं, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, एवरीथिंग। सी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, हर शासन व्यवस्था स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। हर राज्य, हर साम्राज्य, हर किंगडम चाहेगा कि उसकी पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मजबूत हो, स्ट्रेंथन हो, एफिशिएंट हो। पर इनसे आगे बढ़कर जिन साम्राज्यों ने या जिन डायनेस्टीज ने आगे और एस्पेक्ट्स पे काम किया है, जैसे कि साइंस में, आर्ट में, इनोवेशंस में, कल्चर में या फिर आपके आर्किटेक्चर में, जिन एम्पायर ने या जिन डायनेस्टीज ने इन पर भी ध्यान दिया है, वो एडवांस लेवल ऑफ डेवलपमेंट दिखाती हैं। और गुप्ता एम्पायर उसी का एक एग्जाम्पल है। गुप्ता एम्पायर में हम सिर्फ राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि इक्वल इंपॉर्टेंस और एम्फेसिस दिया गया है साइंस, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, आर्किटेक्चर, इन एस्पेक्ट्स पे भी। एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस छोटे से पिक्चर में, इस पूरे कोलाज में आपको वो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो जो गुप्ता एम्पायर में बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ था। हम वहाँ पे देख पाते हैं कि मेडिसिन या फिजिशियंस का एक प्रॉपर प्रोफेशन शुरू हो जाता है गुप्ता एम्पायर में। ये इससे पहले हमें स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं दिखता है। गुप्ता एम्पायर से पहले हम कहीं पे भी मेडिसिन या फिजिकल साइंस का जो मेंशन है वो नहीं देखते हैं, बट गुप्ता एम्पायर में हमें अलग से इसके बारे में चर्चा मिलती है, इसके बारे में लिटरेचर मिलता है। साथ ही साथ कॉइन्स का उपयोग, कॉइन्स जो हैं वो बड़े स्तर पर उपयोग किए गए हैं, सिक्कों का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया है गुप्ता एम्पायर में, एंड स्पेसिफिकली द गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स का एक्सटेंसिव यूज हम देख पाते हैं इस एम्पायर में, जो कि दिखाता है ट्रेड एंड इकोनॉमी की मजबूती को, ट्रेड एंड कॉमर्स के स्ट्रेंथ को।
बहुत सारे आर्किटेक्चर का उदय, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जिनका उदय हुआ है। हमने अपने गुप्ता एम्पायर वाले लेक्चर में भी पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का ओरिजिन हुआ है इस समय काल में, और वो 3 टाइप्स क्या थे? नागर स्टाइल इन नॉर्थ इंडियन रीजन, द्रविडियन स्टाइल इन साउथ इंडियन रीजन एंड वेसारा स्टाइल इन सेंट्रल इंडियन रीजन। इसी प्रकार से वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट कैन बी सीन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ये हैं गुप्ता एम्पायर के अचीवमेंट्स। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं उपलब्धियां हैं जो गुप्ता एम्पायर को एक अलग पोजीशन देती हैं, एक अलग स्थान देती हैं भारतीय इतिहास में। कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जो सिर्फ गुप्ता एम्पायर से ही रिलेटेड हैं, जैसे कि मेडिसिन से रिलेटेड, प्लास्टिक सर्जरी, सी सेक्शंस वर परफॉर्म्ड। आप देख सकते हैं कि उस समय काल में भी, उस प्राचीन भारत के समय में भी इतना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एडवांसमेंट जो हमें दिख रहा है, मेडिसिन की फील्ड में हो या फिर लिटरेचर की फील्ड में हो, कालिदास द्वारा लिखे गए वेरियस प्लेज हैं, वेरियस नॉवेल्स हैं जो उन्होंने लिखी हुई हैं, एस्ट्रोनॉमी में हो और फिर चाहे मैथमेटिक्स में हो, वेरियस फील्ड्स में हुए एडवांसमेंट्स जो हैं वो गुप्ता एम्पायर को एक अलग पहचान देते हैं, एक अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, एक अलग प्लेस देते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन जैसा कि ये कोर्स ऑफ एक्शन है, हमेशा से चला आया है, जितना बड़ा साम्राज्य होगा, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी मजबूत उसकी अर्थव्यवस्था हो, कितना भी एफिशिएंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक पॉइंट पे आके उसका डिक्लाइन होना स्वाभाविक है, उसका विघटन होना, पतन होना स्वाभाविक है। वैसे ही गुप्ता एम्पायर का भी हम पतन देख पाते हैं, और उसके जो प्रोबेबल रीजंस हैं वो क्या हैं? इंटरनल स्ट्राइफ, इकोनॉमिक इश्यूज एंड एक्सटर्नल इन्वेजन्स, जो हमने पहले भी पढ़ा है डिटेल में गुप्ता एम्पायर के लेक्चर में। इंटरनल स्ट्राइफ यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, आपसी मतभेद जो थे, आंतरिक मतभेद। इकोनॉमिक इश्यूज, जब आंतरिक मतभेद हुए, छोटी छोटी बैटल्स होनी शुरू हो गई, तो इकोनॉमिक इश्यूज भी बढ़ने लगे, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स पे उतना इक्वल ध्यान नहीं दिया जा सका। साथ ही साथ एक्सटर्नल इन्वेजन्स, और गुप्ता एम्पायर में एक्सटर्नल इन्वेजन में सबसे मेन जो इन्वेजन हुआ था वो हूण कम्युनिटी का हुआ था, हूण ट्राइब का हुआ था। हूण इन्वेजन ने जो है गुप्ता एम्पायर की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। हूनास वर अ बार्बरिक ट्राइब, मैंने आपको बताया था, जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को। ऑल्दो गुप्तन एम्पायर्स ने उन्हें अक्सर हराया है, कई अवसरों पर हराया है, बट अल्टीमेटली दे क्रिएटेड हेवॉक इन गुप्ता एम्पायर। उन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर विध्वंस मचाया था, और जिसका असर हमें ऐसे दिखता है कि गुप्ता एम्पायर का पतन हो जाता है इवेंचुअली। उस इतने बड़े एक्सटेंसिव एम्पायर के विघटन के बाद, पतन के बाद या फिर डिक्लाइन के बाद रीजनल पावर्स का उदय होता है। ये सेम पैटर्न फॉलो हुआ है मौर्यन एम्पायर में भी। मौर्यन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हम पोस्ट मौर्यन एरा में रीजनल पावर्स का ओरिजिन देखते हैं। सिमिलरली गुप्ता एम्पायर में भी गुप्ता एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हम पोस्ट गुप्ता पीरियड में रीजनल पावर्स का ओरिजिन देखते हैं। एंड द रीजनल पावर्स वर चालुक्यास, पल्लवास, शुंग, सातवाहन, वाकाटक्स। इस तरह की छोटी छोटी डायनेस्टीज इंडिया के वेरियस रीजन्स में ओरिजिनेट होनी शुरू हुई, जिन्होंने अपना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया था। चालुक्य डायनेस्टी, हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कुछ डायनेस्टीज का। इनका जो ये दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ साउथ इंडिया। बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी का जो एरिया है विच यू कैन सी ओवर हियर, ये सदर्न इंडिया में है। सदर्न इंडिया में इनका एक्सपेंशन था, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टीज हैं सदर्न इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि इनके समय काल में जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको एक मजबूती भी मिली थी। ऑल्दो गुप्ता एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, बट इन्होंने जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया, उसको बहुत ही मजबूती से स्टैब्लिश किया था, और इन्होंने काफी अच्छे से अपनी शासन व्यवस्था का विस्तार भी किया था। देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने आर्किटेक्चर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। देन केम पल्लवास। चालुक्य के बाद हम देखते हैं पल्लव डायनेस्टी को, जो हमें आंध्रा के रीजन में दिखाई पड़ती है। आंध्रा के रीजन में, आज के आंध्र प्रदेश के रीजन में पल्लव डायनेस्टी का एक्सपेंशन था, एंड दे वर सिग्निफिकेंट इन प्रमोटिंग ब्राह्मणिकल कल्चर। पल्लव डायनेस्टी जो है, आप इस समय पे ब्राह्मणिकल कल्चर का सिग्निफिकेंस देख पाएंगे। उसको प्रोपोगेट किया गया था थ्रू वेरियस फॉर्म्स।
ट्रेडिशन के थ्रू, कल्चर के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू वेरियस स्कॉलर्स को, ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स को पैट्रनेज दिया था पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स ने, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर लिख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कल्चर को, इस फिलॉसफी को प्रमोट या प्रोपोगेट कर सकें। दे आर रीमार्क्ड कल्चरल रेनेसा। कल्चरल रेनेसा का हम इस देख पाते हैं पल्लव डायनेस्टी में। इस समय काल में जो भी सांस्कृतिक उद्भव हुए हैं, जो भी हमें डेवलपमेंट्स मिले हैं, एडवांसमेंट्स मिले हैं, उसकी वजह से पल्लव डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो जाता है सदर्न इंडियन हिस्ट्री में। देन केम द संगम एज। हम संगम एज को एक लैंडमार्क मानते हैं साउथ इंडिया की हिस्ट्री में। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम एज एक माइलस्टोन स्थापित होता है। कैसे? पहले तो हम 3 प्रोमिनेंट किंगडम्स का ओरिजिन देखते हैं यहाँ पे, चेर, पांड्य एंड चोल। चोल, चेर एंड पांड्य इन वेरियस रीजन ऑफ सदर्न एरिया हम देख पाते हैं इन 3 किंगडम्स का एस्टैब्लिशमेंट। और इन किंगडम्स के टाइम पे, इन डायनेस्टीज के टाइम पे ही हम संगम लिटरेचर या संगम एज को फ्लरिश करते हुए देखते हैं। अब ये बेसिकली है क्या? 3 संगम काउंसिल्स का डेवलपमेंट हम देखते हैं संगम एज में। वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरेचर लिखे गए, ग्रामर से रिलेटेड, पोएट्री से रिलेटेड, प्रोज से रिलेटेड। हर लिटरेचर की अपनी थीम होती थी, जैसे कि लव, वॉर, एथिक्स या सोशल इश्यूज जो होते थे। इन सारे इश्यूज को, इन सारे थीम्स को बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही क्रिएटिवली डिपिक्ट किया गया है लिटरेचर के थ्रू संगम एरा में। संगम एरा में हम बहुत सारे स्कॉलर्स को भी देखते हैं, बहुत सारे पोएट्स को भी देख पाते हैं। इसका मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिया था संगम एज के लेक्चर में। चोल डायनेस्टी, वील मूव टू चोल डायनेस्टी। एक बार आप इनका विस्तार देखिए। ये जो आपको कलर कोडेड एरियाज दिख रहे हैं, यहां तक चोल डायनेस्टी का विस्तार था। चोल डायनेस्टी ने अपने एरिया को सिर्फ इंडियन टेरिटरी तक ही सीमित नहीं रखा था। उनका एक्सपेंशन इंडियन टेरिटरी के बाहर भी था, जैसे कि श्रीलंका में या फिर सदर्न ईस्ट एशिया में। इस तरफ भी उनका एक्सपेंशन था। एंड दे वर वेरी वेरी एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक था चोल एम्पायर का या चोल डायनेस्टी का। मिलिट्री प्रोवेस, ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन कैसे? थ्रू सी रूट्स, थ्रू मैरिटाइम रूट्स। सी रूट्स के थ्रू या जलीय मार्ग के रास्ते से उनका जो ट्रेड था, उनका जो व्यापार था, वो बहुत ही विस्तृत था। उनकी बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और स्ट्रेंथन नेवल पावर भी थी। उन्होंने नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। बेसिकली नेवल पावर का अगर हम ओरिजिन देखें या फाउंडेशन देखें तो हम चोल डायनेस्टी से देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तमिल कल्चर को और हिंदुइज्म को प्रमोट करने में भी अपना योगदान दिया था। मैंने आपको बताया था कि संगम एज में जो भी संगम संगीतियां हुई थी, जो काउंसिल्स हुई थी, उसमें चोल डायनेस्टी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था। चोल डायनेस्टी के रूलर्स ने भी बहुत सारे स्कॉलर्स को पैट्रनेज दिया था ताकि वो लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर को और प्रमोट कर सके। कल्चरल सिंथेसिस में हम देख पाएंगे कि गुप्ता डायनेस्टी से लेके साउथ इंडियन किंगडम्स तक हर एक एम्पायर ने, हर एक साम्राज्य में, हर एक राजा के शासनकाल में कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। चाहे वो हम गुप्ता एम्पायर में मंदिर निर्माण कला देखें, फिर हम पोस्ट गुप्ता एरा में आ जाते हैं, वहाँ पे वेरियस कल्चरल डेवलपमेंट्स देखते हैं। चालुक्यों ने भी बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स किए थे। फिर हम संगम एज में आते हैं और साउथ इंडिया में चलते हैं तो वहाँ पे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं। उसके साथ ही साथ ईच डायनेस्टी, जो हमने 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है, चोल, चेर एंड पांड्य, हर डायनेस्टी का अपना स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल फीचर रहा है। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने क्रिएटिव एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के अनुसार बहुत सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशंस किए थे, डेवलपमेंट्स किए थे, जो साउथ इंडिया के वेरियस रीजन्स में देखने को मिलते हैं। गोपुरम का विकास हमने देखा था कि किस तरह से दक्षिण भारत में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है, उनका एक प्रोमिनेंट फीचर है गोपुरम। गोपुरम है क्या? सिलेंड्रिकल टेम्पल टॉप और ओवल और सर्कुलर टेम्पल टॉप। जबकि नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर है उनमें फीचर था शिखर का, कोनिकल पीक का। कल्चरल सिंथेसिस जो है हम ओवरऑल इस टाइम पीरियड में देख पाते हैं, सिंथेसिस भी और डेवलपमेंट भी। जब डेवलपमेंट होगा तभी कल्चरल सिंथेसिस भी होगा। तो हम इस तरीके का विकास कल्चर के एस्पेक्ट में यहाँ पे देख पाते हैं। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस।
सदर्न इंडियन किंगडम्स जो थे वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए वो इस हद तक जाके कल्चर और आर्ट को प्रमोट कर सके। अगर किसी साम्राज्य की इकोनॉमी सही नहीं है, अगर मजबूत नहीं है, तो वो आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट को भी ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकेगा। मैंने आपको बताया था इकोनॉमी और कल्चर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। मोर द इकोनॉमी हैज़ द स्ट्रेंथ, उतना ही कल्चर में आपको डेवलपमेंट और एडवांसमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ चोल डायनेस्टी के कॉइन्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। कॉइन्स का होना ही, सिक्कों की मौजूदगी प्रमाण है इस बात का कि उस शासनकाल का या उस समय काल का जो अर्थव्यवस्था है, जो व्यापार व्यवस्था है, वो मजबूत है, विस्तृत है और बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रही है। सिक्कों का होना इस बात का प्रमाण है कि राजाओं के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, जो व्यापार के जो उनके रिश्ते हैं बाकी जगह से, चाहे वो उनकी टेरिटरी में ही हो या उनकी टेरिटरी से बाहर हो, वो काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी एफिशिएंट हैं और काफ़ी विस्तृत हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि चोल डायनेस्टी में जब हमने पढ़ा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सब ओरिजिन हम वहाँ पे देख पाते हैं, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है चोल डायनेस्टी का। उसी प्रकार से फ्यूडल सिस्टम, रीजनल ऑटोनोमी। फ्यूडल सिस्टम को आप समझ सकते हैं सामंतीय व्यवस्था से। सामंतीय व्यवस्था को अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो एक नोबल पर्सन यानी कि एक एलीट पर्सन एक छोटे से एरिया में उसको एज अ लीडर अपॉइंट कर दिया जाता है और वही उसका काम होता है, उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस रीजन का रख रखाव, टैक्स कलेक्शन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की समस्याओं, उन सब का निवारण वो व्यक्ति करता है। फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि सामंत, फ्यूडल लॉर्ड्स को हिंदी में सामंत कहते हैं। आप उन्हें जमींदार से भी थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं। पहले के टाइम में अगर आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछेंगे तो हर गांव में एक जमींदार हुआ करते थे जिनके पास काफ़ी धन संपत्ति होती थी, काफ़ी बड़ा एरिया होता था एग्रीकल्चर लैंड का, और गांव के बाकी लोग उनके पास जाते थे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने। वो उनको बहुत ही एलीट दर्जा दिया जाता था, उनको इंटेलेक्चुअल कंसीडर किया जाता था और अपनी डे टू डे लाइफ की इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए भी गांव के जो बाकी लोग थे वो ज़मींदारों के पास ही जाते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स भी कुछ इसी तरह होते थे कि उनके हाथ में वो शक्ति होती थी, वो पावर होती थी, इकोनॉमिक भी, और वहाँ के उस एरिया में लोकल पावर भी होती थी, जिससे लोग उनके पास कंसल्ट करने जाते थे अपने इश्यूज़ को लेकर। लोगों को लोन देना, उनकी एग्रीकल्चरल लैंड में अगर कोई इशू आ रहा है तो उसका निवारण करना, ये सब फ्यूडल सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो साउथ इंडियन किंगडम्स में लोकल सेल्फ गवर्नेंस के साथ ही फ्यूडल सिस्टम और रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर रीजन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑटोनोमस है, बाहर से किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं हो रहा है। लोगों ने अपनी शासन व्यवस्था बना रखी है, अपना एक तरीका बना रखा है, एक ढांचा बना रखा है और उसी के अकॉर्डिंग उनका जीवन चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी व्यवस्था चल रही है। और जब किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो निवारण भी उसी रीजन में हो जा रहा है अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार। किसी बाहरी ताकत से उन्हें कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कंक्लूजन में हम देखते हैं that Gupta Empire transition of power from Gupta Empire to South Indian kingdoms was a complex process। अब अगर शक्ति का ट्रांसफर हो रहा है, किसी भी तरह की पावर का ट्रांसफर हो रहा है, तो नो डाउट वो एक इजी और सिंपल प्रोसेस तो नहीं होगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इट विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस ऑफ ट्रांजिशन। बहुत सारे चेंजेस से होके वो प्रोसेस गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि आज कोई एम्पायर बना और ओवरनाइट वो एम्पायर चेंज हो गया, दूसरा एम्पायर स्टैब्लिश हो गया, ओवरनाइट वो चेंज हो गया और रातों रात ही आपकी शासन व्यवस्था बदल गई, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बदल गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल गया। नहीं, ये सब एक लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो ये समय काल जो गुप्ता एम्पायर से शुरू होता है और साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत के किंगडम्स में चोल, चेर, पांड्या डायनेस्टी तक चलता है, एक कॉम्प्लेक्स, टाइम टेकिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और इस समय काल में, इतने लंबे समय के अंतराल पे हमने बहुत सारे ट्रांजिशंस देखे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर के एक्सचेंजेस से रिलेटेड हो, या फिर आर्किटेक्चरल इनोवेशन से हो, साइंटिफिक इनोवेशन से हो, लिटरेचर का विकास हो, या फिर ऐसा कोई भी एस्पेक्ट सोसाइटी का जो किसी पर्सन को या कॉमन मैन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन सब में चेंजेस हम देख पाते हैं फ्रॉम गुप्ता एम्पायर टिल साउथ इंडियन
किंगडम्स। कल्चरल इवोल्यूशन देखते हैं हम, पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग देखते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखते हैं। तो ट्रांजिशन, इसीलिए इस पूरे समय काल को हमने नाम ही दिया है दैट इज इट इज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ पावर। हेंस दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। आई थिंक आपको पार्ट 2 भी समझ आ गया है और इसी के साथ हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है। हमने अपना जो प्राचीन भारतीय इतिहास का हिस्सा है उसको कवर कर लिया है। एक एक पॉइंट को हमने देखा है, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं जिसमें बहुत ही क्रिप्टिक मैनर में, शॉर्ट मैनर में, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने उसे कवर भी किया है और आपको समझाया भी है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग, इसे यहीं छोड़ मत दीजिएगा कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री खत्म हो गई है तो आप दोबारा इसे रिवाइज नहीं करेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ट्रस्ट मी आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, कोई भी फैक्ट नहीं याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके लिए हिस्ट्री वही एक बोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग इट, कीप लर्निंग हिस्ट्री एंड एज आई से कीप लिविंग हिस्ट्री। इस समय काल में जीना सीखिए। जब आप हिस्ट्री को महसूस करने लगेंगे, इतिहास को महसूस करने लगेंगे, तो वो अपने आप याद होने लगेगी, आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। We'll meet in next lecture. Till then, take care. Jai Hind. Thank you.